अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि देश में एक उपराष्ट्रपति भी होगा। सिर्फ इतनी बात आपको इसमें याद रखनी है कि अनुच्छेद 63 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। फिर अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि ये जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा जो होती है उसके सभापति के रूप में कार्य करेगा। जैसे लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति होते हैं। और राज्यसभा का सभापति कौन होगा? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा। फिर इसके बाद आर्टिकल 67 में बताया गया है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा 5 वर्ष। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। आपको लगता है कि राज्यसभा का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, तो इसका मतलब है कि उपराष्ट्रपति जो है उसका कार्यकाल भी 6 साल होगा और आप 6 साल टिक करके आ जाते हैं। और वहीं पर आपसे गलती हो जाती है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष नहीं होता है। आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब देखिए जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है और जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है उनके जो महत्वपूर्ण पद होते हैं वो कौन कौन से आर्टिकल्स के अंतर्गत बताए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 74 है। अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि केंद्र की एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका हेड जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। आपको बहुत अच्छे से ये याद कर लेना है कि केंद्र की जो मंत्रिपरिषद होगी उसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा और इस बात का जिक्र किया गया है आर्टिकल 74 में। फिर इसके बाद राज्य की मंत्रिपरिषद, तो राज्य की मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 163 में और राज्य की मंत्रिपरिषद का हेड होगा सीएम यानी मुख्यमंत्री। अब देखिए मान लीजिए आपको सिर्फ एक अनुच्छेद याद है कि केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है उसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 74 में और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद है उसका जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है, तो आप यहाँ पर भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना क्या है, ये जो दोनों संख्याएं लिखी हुई हैं इनके पहले वाली संख्याओं को लिख देना है। 7 के पहले 6 आता है तो आप 6 लिख लेंगे, 4 के पहले 3 आता है तो आप 3 लिख लेंगे। अब ये जो नंबर आ गया इसके पहले आपको 1 लिख लेना है। और देखिए ये आर्टिकल बन गया 163 और आर्टिकल 163 ही राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है। फिर देखिए अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसके कार्यकाल आदि के बारे में बताया गया है। लेकिन जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति और कार्यकाल आदि के बारे में बताया गया है आर्टिकल 164 में। तो सेम ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। अगर आपको याद है कि आर्टिकल 75 में बताया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और कार्यकाल आदि के बारे में और आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति और कार्यकाल आदि के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको ये जो दोनों संख्याएं हैं उनके पहले वाली संख्याएं लिख देनी है। 7 के पहले 6, 5 के पहले 4 और इसके आगे 1 लगा देना है। तो आर्टिकल 164 बन गया। आर्टिकल 164 में ही जिक्र किया गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति और कार्यकाल आदि के बारे में। फिर अगला आर्टिकल है आर्टिकल 76। इसमें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। इसके समकक्ष जो राज्य का पदाधिकारी होता है वो होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का जिक्र आर्टिकल 165 में किया गया है। अब फिर देखिए आपको सेम ट्रिक अप्लाई करनी है। अगर आपको याद है कि महान्यायवादी का जिक्र आर्टिकल 76 में किया गया है और आपसे पूछ लिया गया महाधिवक्ता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है और आपको याद नहीं है कि महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको फिर सेम ही ट्रिक अप्लाई करनी है। 7 के पहले 6 आता है, 6 के पहले 5 आता है और इनके पहले जोड़ना है 1। ये आर्टिकल बन गया 165। आर्टिकल 165 में जिक्र किया गया है महाधिवक्ता का। तो इस तरह से ये पूरी स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन रह गया है तो आप फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, आपको सारी बातें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। तो अब देखिए आगे देखते हैं केंद्र की जो विधायिका है और राज्य की जो विधायिका है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। केंद्र की विधायिका का मतलब है संसद और राज्य की विधायिका का मतलब है जो विधानसभा है। और जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों विधायिका में आएंगी। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 79 यानी 79। इसमें कहा गया है कि देश की एक संसद होगी और संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होंगे। यहाँ पर LS का मतलब लोकसभा है और RS का मतलब राज्यसभा है। तो आर्टिकल 79 में कहा गया है कि देश की एक संसद होगी और संसद में शामिल होंगे राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। ठीक, इसके आगे आर्टिकल 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में। यहाँ पर बताया गया है संसद के बारे में। 79 में कहा गया है कि संसद मिलकर बनेगी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। फिर इसके आगे 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में डिटेल से। ठीक है, और क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो संसद का उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। अगर आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जाए कि 79 में तो संसद की बात की गई है लेकिन 80 में राज्यसभा की बात की गई है या लोकसभा की, तो आपको इतनी बात याद रखनी है कि क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है संसद का, इसलिए 80 में राज्यसभा की बात की गई है। इसके बाद जो आर्टिकल आएगा उसमें निम्न सदन यानी लोकसभा की बात की गई है। फिर आर्टिकल 168 है। आर्टिकल 168 में विधानमंडल की बात की गई है। मैंने अभी आपको बताया था कि राज्य विधानमंडल में कौन कौन आएंगे। तो पहला राज्यपाल आएगा, राज्यपाल के बाद विधानसभा आएगी, विधानसभा के बाद विधान परिषद आएगी। देखिए, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में है। तो कौन कौन से राज्य हैं वो हम किसी और वीडियो में देख लेंगे, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि जो विधान परिषद होती है वो सभी राज्यों में नहीं होती है, सिर्फ 6 राज्यों में है। फिर देखिए आर्टिकल 170 आता है। आर्टिकल 170 में बात की गई है विधानसभाओं की और आर्टिकल 175 में विधान परिषदों की बात की गई है। अब इसे देखिए, एक तो आप 3-4 बार देख लेंगे ना तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी, और अगर फिर भी याद नहीं रह जाए तो आपको इतना तो याद ही रहेगा कि आर्टिकल 170 और आर्टिकल 175 ये दोनों ही विधानसभा और विधान परिषद से रिलेटेड हैं। लेकिन कौन सा आर्टिकल विधान परिषद से रिलेटेड है और कौन सा विधानसभा से, तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। इस तरह से याद कर लीजिएगा कि यहाँ पर आर्टिकल 175 है, पा आता है तो विधान परिषद, इसमें भी पा आता है। तो आर्टिकल 175 जो है वो विधान परिषद से रिलेटेड है और 170 जो है वो विधानसभा से रिलेटेड है। तो देखिए, अब आगे देखते हैं। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 100। इसमें बात की गई है निर्णायक मत की। निर्णायक मत कौन कौन दे सकता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा और राज्यसभा का जो सभापति होगा वो निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे। देखिए, जब लोकसभा या राज्यसभा में कोई बिल पेश किया जाता है, कोई बिल पारित करने के लिए रखा जाता है, तो उसमें सामान्य स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति भाग नहीं लेते हैं, बाकी जो मेंबर होते हैं वो भाग लेते हैं। लेकिन मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाए कि किसी बिल का समर्थन करने वाले लोग जो हैं वो भी 50 हैं और किसी बिल का समर्थन नहीं करने वाले जो लोग हैं वो भी 50 हैं, तो इस स्थिति में डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि बिल को पास किया जाए या नहीं। तब जो लोकसभा का अध्यक्ष है और राज्यसभा का सभापति है वो अपना निर्णायक मत देंगे। अगर वो बिल के समर्थन में अपना मत देते हैं तो बिल पास हो जाएगा, और अगर बिल के समर्थन में अपना वोट नहीं देते हैं तो फिर समझ लिया जाएगा कि वो बिल पास नहीं होगा। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 108। इसमें दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है और राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ये आर्टिकल 108 में कहा गया है किन स्थितियों में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। तो जब ऐसा हो जाए कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर मतभेद की स्थिति पैदा हो जाए तो फिर दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है, और इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 108 में। फिर अनुच्छेद 110 आता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है, यानी मनी बिल की बात की गई है। धन विधेयक की परिभाषा जो है वो अनुच्छेद 110 में बताई गई है, और धन विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया है उसको बताया गया है आर्टिकल 109 में। तो देखिए, धन विधेयक क्या होता है। धन विधेयक यदि सरकार किसी भी माध्यम से या किसी भी प्रकार से पैसा इकट्ठा करती है या पैसा जुटाती है तो उसे धन विधेयक कह दिया जाता है। जैसे सरकार कैसे कैसे पैसा इकट्ठा कर सकती है, तो सरकार पैसा इकट्ठा कर सकती है कर्जा लेकर, किसी दूसरे देश से वो कर्जा ले ले। दूसरा तरीका है टैक्स लगाकर। इन सभी माध्यमों से
सरकार अपने पास पैसा इकट्ठा करती है, उसे संचित निधि और आकस्मिक निधि, उनमें अपना पैसा सरकार रखती है। तो कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है कि अगर सरकार पैसा इकट्ठा करती है या पैसा जुटाती है अपने पास, तो उसे धन विधेयक के अंदर रखा जाता है, उसे ही धन विधेयक कहा जाता है। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में बजट की बात की गई है, ये सब हम बाद में डिटेल से देखेंगे। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 116, इसमें लेखा अनुदान की बात की गई है। फिर आता है अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से संबंधित है। अब वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या होता है? अगर सरकार जो होती है वो पैसा अपने पास जुटाती है या इकट्ठा करती है तो उसे धन विधेयक कह दिया जाता है, और जो वित्त विधेयक होता है तो सरकार जब पैसा खर्च करती है यानी व्यय करती है तो वो वित्त विधेयक में आता है।